प्रियंका, आप जरा एक रिएक्शन दीजिए, क्या हो गया ये प्रियंका? एक तो पहले हार स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आज सोशल मीडिया पे एक और चीज ट्रेंड कर रही है, और वो ट्रेंड कर रही है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि 200 दूं या 210 दूं, 210 दूं या 220 दूं, चलो मैं 240 ही दे देता हूँ। तो ये तो हार है। वास्तविकता ये है कि इतना काम किया एनडीए ने शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, पलायन, रोजगार पर कि उन्हें 10,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़े। 10,000 रुपये का 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए, वो भी चुनाव के एंड वक्त किए गए। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इतने कर्मठ हैं कि अजीत जी बिहार में भी वोट देते हैं, दिल्ली में भी वोट देते हैं और हरियाणा में भी वोट देते हैं। इनकी एक सांसद हैं, वो दोनों उंगलियों से वोट देती हैं। रही बात तीसरी, इनके कुछ और नाम गिना दूं जो दिल्ली में भी, प्रभात, संतोष, नागेंद्र, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली में भी वोट देते हैं और फिर बिहार में भी वोट देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। आने वाले अनेक राज्यों में वो इसी तरीके से वोट देते रहेंगे। तो ये क्रेडिट पूरा जाता है चुनाव आयोग को, क्योंकि आज लोकतंत्र हारा है और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जीत गए हैं। और ये 200 सीट का 200 सीट की सुनामी, प्रियंका 200 सीट की सुनामी के पीछे आप ये ज्ञानेश गुप्ता और ये कुछ लोगों ने 2 जगह वोट कर दिया, छोटे छोटे कारण है, छोटे छोटे। 203 हो गया आप तो, इसके पीछे हाँ बताइए ना जरा, इतना बड़ा क्यों हो गया ये? प्रचंड बहुमत कैसे हो गया? प्रचंड बहुमत कैसे? तो सीसीटीवी कैमरा भी बंद होना छोटा ही आरोप होता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तो लोकतंत्र का मजाक वैसे ही उड़ाया जा रहा है। एसआईआर में 89 लाख कंप्लेन कांग्रेस पार्टी देती है, उसे खारिज कर दिया जाता है। तो आप बताइए, वो भी एक छोटी बात होती है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र का मजाक उड़ता है। अब आप ये बताइए कि अगर इतना अच्छा काम किया था तो फिर 10,000 रुपये बांटने की जरूरत क्या थी, जब इतना ही बहुमत था? तू समझा? हाँ। तो आप ये बताइए, अब आई ना ये असली मुद्दे पर। अब आए ये प्रियंका कह रही है, ये है सबसे बड़ी वजह कि 10,000 रुपए चुनाव के समय जो महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। ये जो आंकड़े आ रहे हैं अजय आलोक, ये किसके नाम पर एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला है? क्या ये मोदी का वोट है, नीतीश कुमार का वोट है, या ज्वाइंट वोट है? भाई मानक, हमारा नाम क्या है? एनडीए। नीतीश, नरेंद्र, दमदार, दोनों का वोट। हाँ। ये जो कोशिश है ना, ये से सेनेट गढ़ने की। हाँ। मैं तो योगेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान यादव के अलावा अन्य पिछड़ों को नहीं जोड़ पाना, ये बात चुनाव के पहले याद नहीं आ रही थी? जो हम कहते थे, आज ये बात याद आ रही है। ये बात तो हम कहते थे कि मुसलमान और यादव को छोड़ के बिहार के तमाम जातियां ये जंगल राज वापस नहीं लाना चाहती। ये योगेंद्र जी को बात पता थी चुनाव के पहले भी, लेकिन चुनाव के पहले नहीं बोलते थे। ये तमाम नैरेटिव गढ़ने वालों को ये बात पता थी, लेकिन चुनाव के पहले नहीं बोलते थे। अखिलेश यादव देखिए शुरू हो गए, एसआईआर ने खेला किया बिहार, यूपी में एसआईआर नहीं होने देंगे। अभी आप शाम होते होते, अभी मैं रिजल्ट पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रुझान है, तो रिजल्ट पे परिवर्तित होने दीजिए, तब कुछ बोलने में बात बनेगी। बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में कभी बनेगा नहीं बनेगा अजय? अब तो सबसे बड़ी पार्टी हो गई ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हम अभी गठबंधन में सारे घटक दल बैठ के डेटे लेंगे। मुख्यमंत्री हमारा बहुत आराम से नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। ये तमाम चीजें को एक बार नहीं 50 बार स्पष्ट कर चुके हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे पे जबरदस्ती का एक बवाल मचाया जाता है, तो मचाते रहिए। बिहार को तो मुख्यमंत्री भी मिलेगा, शपथ भी लेगा। मैं डेट नहीं बताऊंगा, 18 तारीख। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा, योगेंद्र जी से एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद अजय आलोक में उस पर आऊंगा गुणा भाग पर। योगेंद्र जी, ये 90% का स्ट्राइक रेट आपको याद पड़ता है आखिरी बार किसी पार्टी ने लिया हो? आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, जिसका आप हिस्सा भी थे, दिल्ली वाला और उनका पंजाब वाला भी अच्छा खासा था। नहीं, बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल में एक बार सीपीएम का मुझे याद आता है 2006 के चुनाव में, जबकि उसका बहुत शानदार स्ट्राइक रेट था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये 90% का स्ट्राइक रेट बहुत अनयूजुअल है और ऐतिहासिक है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अब योगेंद्र जी इसी सांस में एक और सवाल पूछ लेता हूं, हो सकता है कि ये भी आपके लिए थोड़ा सा तीखा सवाल हो। योगेंद्र जी, आप अक्सर नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं और आपको तो मोदी क्रिटिक भी कहा जाता है। क्या योगेंद्र जी, लोकसभा चुनाव में 240 पर बीजेपी को लाने के बाद आज आप ये मानेंगे कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार की जीत और बीजेपी का सबसे बड़ी पार्टी बनना, 90 का स्ट्राइक रेट लाना, ये नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित करता है? जो महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ और जो बिहार और झारखंड में हुआ, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैंने आपके प्रोग्राम पे पहले भी कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र का परिणाम बहुत बड़ा झटका था विपक्ष के लिए, क्योंकि वहां लोकसभा के चुनाव को पलट दिया गया था। झारखंड में जो हुआ उसे शायद आपने भी कोई मोदी जी की हार नहीं कहा होगा, मैंने भी नहीं कहा था, क्योंकि झारखंड में जो हुआ वो मोटे तौर पे लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति थी, थोड़ा सा आगे बढ़ा था। अच्छा। और जो बिहार में हुआ है लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति है, थोड़ा सा आगे बढ़ा है।
और जो बिहार का परिणाम है वो बिहार का परिणाम है। मुझे विश्वास है, जैसा आप कई समय से देखते आ रहे हैं, जब भी राज्य का चुनाव होता है बीजेपी बड़ी समझदारी से उसे राज्य के आधार पर लड़ती है और परिणाम के दिन तय किया जाता है। अगर जीत गए तो मोदी मोदी, नहीं जीते तो भैया नड्डा जी तो हैं ही उस काम के लिए, वो चलता रहता है। देखिए इन सब चीजों को छोड़िए, ज्यादा गंभीर बात जो है वो ये है कि बिहार की राजनीति की अपनी एक विशिष्टता है ना। बिहार की मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की चीजें हैं तो आप पूरे उत्तर भारत के ऊपर लागू कर सकते हैं। बिहार की राजनीति की अपनी विशेषता, उसी विशेषता के चलते बीजेपी को गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़ता है, जो कि बाकी जगह पे वो नहीं लड़ती है। तो उस बिहार की जो विशिष्ट बुनावट है, जहां एनडीए ने एक व्यापक गठबंधन बनाया है, व्यापक सामाजिक और व्यापक राजनीतिक गठबंधन, ये उसकी जीत है। और साथ में हार किसकी है, मैं स्पष्ट कहता हूं कि बिहार में जो लालू प्रसाद यादव का 90-95 का राज था, 90 से 2000 तक का राज था, वो केवल मुस्लिम यादव गठबंधन की जीत नहीं थी। तब वो पूरा गरीब गुरबा का गठबंधन हुआ करता था, जिसमें बिहार के तमाम पिछड़े लोग हुआ करते थे। वो पिछड़े का गठबंधन सीमित होकर मुस्लिम यादव का जो गठबंधन बन गया है, वो बहुत बड़ी फांस है विपक्ष के लिए और उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरी बात, जो लालू प्रसाद यादव के तीसरे राज में, खासतौर पे 2000-2005 के राज में ये जो दाग लगा जंगल राज वाला, इसको मीडिया ने बहुत उछाला भी है, लेकिन सच ये है कि ये बात केवल फॉरवर्ड लोग बिहार के नहीं कहते हैं, बिहार के ईडीसी के लोग भी इस बात से डरते हैं कि अरे भाई वापस वो आएगा। उस दाग को धोने का जो प्रयास, उसकी जो कोशिश, उसका जो राजनीतिक मेहनत करनी चाहिए थी विपक्ष को, वो विपक्ष ने नहीं की है। ओके, तो बिहार में तमाम समस्याएं हैं। ठीक है योगेंद्र जी, एक सेकंड, ये सुनामी जो जमीन पर चल रही थी, इसे कोई क्यों नहीं पढ़ पाया? एग्जिट पोल भी क्यों थोड़ा सा पीछे रह गए इस सही आंकड़े से? मानक भाई, एग्जिट पोल की बात न करें, मतलब मैंने इसीलिए एग्जिट पोल वगैरह पे तो टिप्पणी करना भी बंद कर दिया है। सही हो गलत हो उसकी एक अलग मामला है। मेरे को एक बात, हालांकि जो कि संजय जी बैठे हैं वो ये शायद पूछ सकते हैं, मुझे एक बात कभी समझ नहीं आती कि इस देश के सारे एग्जिट पोलस्टर्स से एक तरह छोटा सा अनुरोध है कि आप वो पुरानी साधारण सी चीज क्यों नहीं करते जिसको स्टैटिस्टिक्स में रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। मगर छोड़ दीजिए, आज एग्जिट पोल की चर्चा का दिन नहीं है। महत्वपूर्ण बात है चुनाव का परिणाम। मैं साफ कहूं, मैं निराश हूं, उदास भी हूं, हैरान नहीं। निराश हूं क्योंकि भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हमने महागठबंधन का समर्थन किया था, मैंने खुद प्रचार किया था। उदास हूं क्योंकि बिहार में बदलाव होगा और वो इस देश में बदलाव की शुरुआत होगा, ऐसी हम लोगों की कामना रही है। बिहार के शुभचिंतक के नाते इच्छा रही है कि बिहार में कुछ ऐसा हो जो बदलाव के दरवाजे खोल सके। ऐसा नहीं हुआ, जाहिर है उदास हूं। हैरान नहीं हूं। हैरान इसलिए नहीं हूं कि मैं पहले दिन से ऐसा सोच रहा था और मेरी समझ थी कि बिहार के इस चुनाव में एनडीए को बिल्कुल शुरुआती बढ़त थी, पहले दिन से बढ़त थी, और इस पूरे चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसने उस बढ़त को कम किया हो, दरअसल बढ़ाया। हाँ, जितना बड़ा मार्जिन मिला है वो थोड़ा मुझे हैरान करता है। मैंने नहीं सोचा था कि ये 200 सीट के करीब तक पहुंचेगा और मैंने नहीं सोचा था कि 10% का फासला हो जाएगा। हैरान क्यों नहीं हूं, उसकी 2-3 चीज मैं फटाफट गिनवा दूं, बाद में हम चर्चा कर सकते हैं। याद रखिए, नंबर 1, एनडीए जो है वो महागठबंधन से ज्यादा बड़ा राजनीतिक गठबंधन है। ये बात हम भूल जाते हैं। 2020 में उनके वोट भले ही बराबर रहे थे, लेकिन उस समय चिराग पासवान नहीं थे उनके साथ। अगर उसको वापस जोड़ दिया जाए तो एनडीए 2020 में भी महागठबंधन से 5% आगे था, लोकसभा चुनाव में 8% आगे था। नंबर 2, एनडीए एक बड़ा सोशल कोएलिशन है। महागठबंधन अपने वोट छोटे तालाब से लेता है, जिस तालाब का टोटल प्रोपोर्शन बिहार की 40% आबादी है, जिसमें मुसलमान है, यादव है और 2-4 और छोटी कम्युनिटीज है। एनडीए कम से कम 50% के बड़े तालाब से अपने वोट हासिल करता है, तो इस लिहाज से दूसरा उसको बेसिक एडवांटेज है। तीसरा, पिछले कई चुनाव से एनडीए ने महिलाओं में अपनी एक पैठ बनाई है। जात बिरादरी के बाहर महिलाओं का वोट कुछ ज्यादा लेना शुरू किया है और महिलाओं ने ज्यादा वोट करना शुरू किया है बिहार में। ये 3 चीजें सदैव एनडीए के पक्ष में थी। और दूसरी चौथी चीज जो मैं जोड़ दूं वो ये कि जो पूरा तंत्र है, तंत्र का मतलब प्रशासन, तंत्र का मतलब मीडिया, तंत्र का मतलब पैसा और तंत्र का मतलब चुनाव आयोग, ये सब भी एक तरफा तरीके से इस वक्त विपक्ष के खिलाफ है। तो इन 4 चीजों को देखते हुए पहले दिन से मुझे लग रहा था कि विपक्ष पीछे है और एनडीए इस चुनाव में
मुझे कम से कम ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की आंधी कभी दिखाई नहीं जो मेरे मित्र देखना चाहते थे, जो मैं भी देखना चाहता था, जो मुझे हरियाणा में दिखी थी, जो मुझे मध्य प्रदेश के चुनाव में दिखी थी, लेकिन इस चुनाव में दिखाई नहीं थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कि एनडीए बिहार में आगे रहेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा 200 तक सीट आ जाएगी, ये मेरा अनुमान नहीं था। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है।